नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज है 19 अप्रैल 2025 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस होने वाला है एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पिक्चर से ही क्लियर हो जाता है, हम हमारे जो लॉजिस्टिक सेक्टर हैं, मतलब जिन जिन माध्यमों से हम माल की ढुलाई कर रहे हैं, उस माध्यम में कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव माना जाता है पूरी दुनिया में, इसको ज़रूरत है ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है मेंस के लिए। वीडियो चालू करने से पहले एक बात और है दोस्तों, ये एडिटोरियल डिस्कस होने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा यूट्यूब का जो पोस्ट वाला पेज है, ठीक है, यूट्यूब पेज में एक पोस्ट करके ऑप्शन देता है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कमेंटी वाले पेज में। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के डालते रहता हूँ मैं, एमसीक्यू टाइप। वहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। ये जो एमसीक्यू रहते हैं पार्टिकुलरली द हिंदू के ही रहेंगे और यूपीएससी के हिसाब से स्टेटमेंट वाइज तैयार किए जाते हैं और एडिटोरियल वाले हिस्से से भी इनको तैयार किया जाता है। विकसित भारत केवल एक विज़न अकेला नहीं है, बल्कि 2047 तक एक भारत मजबूत और सेल्फ रिलायंट देश बन जाएगा। इसके लिए हमने कमिटमेंट किए हैं। इसमें हमने सोचे हैं, यदि हम विकसित भारत बन रहे हैं तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ग्रोथ हो रही है तो हर नागरिक की ग्रोथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेता लोग ही और ऊपर नेता बन जाएं और जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो भी ऊपर चले जाएं, मजदूर और भी ज़्यादा डाउन होते जाएं। हर सेक्टर, हर ट्रेड तक डेवलपमेंट को हमें पहुंचाना है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लेकिन क्या हम एक बड़े कुशल और भविष्य उन्मुख फ्यूचर रेडी लॉजिस्टिक सेक्टर के इस टारगेट को सच में हासिल कर सकते हैं? ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। सीमलेस सप्लाई चेन से लेकर के लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक एक कुशल और स्केलेबल लॉजिस्टिक नेटवर्क और समान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इक्विटेबल एंड सस्टेन्ड प्रोग्रेस हमको प्राप्त करना है। अलग अलग तरीके से माल की ढुलाई हमारे देश में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल के माध्यम से भी सामान की ढुलाई हो रही है। स्विगी, जोमेटो वाले ये लोग तो कर ही रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले माल की ढुलाई हो रही है। फिर आ जाता है कार के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रक के माध्यम से माल की ढुलाई होना। इसके बाद आ जाता है ट्रेन के माध्यम से, फिर जहाज़ के माध्यम से और फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से। इतने सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर चल रहा है। अब इस विकास यात्रा में, ग्रोथ जर्नी में, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इंक्लूसिव लॉजिस्टिक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। वो है एनवायरनमेंट और उसका प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। मतलब हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको हम कैसे करके बेटर बनाएं कि पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से हो सके। भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर जो अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव बन गया है, एमिशन बन गया है, को अब एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही होगा। जैसे जैसे भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर आगे बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन से होने वाले एमिशन को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बन कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी की। ये क्षेत्र भारी मात्रा में कार्बन इमिशन का बोझ उठाता है।
जो कि हो रहा है तेल के दहन से। मतलब आप देखेंगे गाड़ियों में ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लगभग 13%, 13.5% योगदान करता है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट अकेले 88% से अधिक हिस्सेदारी रख रहा है। ये बात पता चली है IEA की रिपोर्ट 2020 से। लगभग 90% पैसेंजर ट्रैवल और 70% फ्रेट मूवमेंट, माल की ढुलाई सड़क मार्ग पर निर्भर है, जबकि ट्रक अकेले 38% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ये 2023 की रिपोर्ट बोलती है IEA की तरफ से। वहीं यदि हम बात कर लें डोमेस्टिक एविएशन की, तो लगभग यहाँ से पॉल्यूशन होता है 4%, जबकि समुद्र की बात करें, तट की बात करें, जहाज़ों की बात करें, अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करें, कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग की बात करें, तो ये भी उत्सर्जन में योगदान दे रहे हैं, पर सड़क ट्रांसपोर्टेशन से कहीं कम, मतलब ये काफ़ी कम एमिशन करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ की और यहाँ पर बात करी जाती है, ये है पार्टिकुलरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। सरकारी नीतियाँ 2030 तक तेज़ी से एक्सपांसन करने का टारगेट रख रही हैं। क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज़ की। किसकी? इनलैंड वाटरवेज़ की। आने वाले टाइम में इसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हमको देखने को मिलने वाला है। मतलब हमारी जो नदियां हैं, नहर हैं, इनके माध्यम से भी हम माल की ढुलाई करना चाहते हैं। यहाँ से माल और यात्री परिवहन 3 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ जो कोस्टल शिपिंग है वो भी बढ़ जाएगी, 1.2 गुना उसमें वृद्धि होगी। ये डेवलपमेंट ना कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, बल्कि स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों टारगेट को पूरा करेगा। हालांकि ये समस्या केवल सड़क परिवहन तक सीमित नहीं है। वेयर हाउसिंग सेक्टर, जो कि माल परिवहन को सहारा दे रहा है, ये भी एक प्रमुख एमिटर माना जा रहा है। तो वेयर हाउसिंग सेक्टर को भी हमें बेटर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे करके वेयर हाउसिंग सेक्टर को हम ठीक कर सकते हैं। अब वेयर हाउसिंग के माध्यम से हम माल परिवहन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहना चाहिए, माल की ढुलाई कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एमीटर है। अब सवाल ये उठता है कि हम ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे करके बनाएंगे। इसका आंसर है, अब जो है टाइम आ गया है कि हम एक्शन लें। अब इसके लिए हम दुनिया भर से बहुत सारे एग्जाम्पल सीख सकते हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल इस परिवर्तन के लिए एक मजबूत बेस प्रदान करते हैं, जैसा कि चाइना एंड अमेरिका ने माल परिवहन को सड़क से रेल की तरफ शिफ्ट कर दिया। मतलब पहले ट्रकों के माध्यम से जो ढुलाई हो रही थी, अब अमेरिका और चाइना ने क्या बोला है, ये चीज़ हम रेल के माध्यम से करेंगे। रेल के माध्यम से करने से ये फ़ायदा है कि ज़्यादातर हमारी जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, बिजली के माध्यम से कहना चाहिए अब ट्रेनों को चलाया जा रहा है, इसलिए जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको तेज़ी से बढ़ावा देने की ज़रूरत हमको पड़ेगी। रेल फ्रेट सड़क की तुलना में उत्सर्जन को काफ़ी कम करता है। चाइना ने रेल नेटवर्क के विस्तार में बहुत पैसा खर्चा किया है। रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 50% है। भारत को भी माल की ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिफिकेशन का अग्रदूत रहा है। ठीक है, और लगभग 0 कार्बन एमिशन वाला ये माध्यम है माल ढुलाई का। इसके बाद बात करते हैं हम सड़क के माध्यम से माल ढुलाई की। तो देखिए, इसको तो बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसे क्लीनर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना ज़रूरी है। भारत ने इस दिशा में एक बोल्ड स्टेप उठाया है, वो है नेशनल हाईवे पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के जरिए इलेक्ट्रिक ट्रकों को पावर देना। जिस प्रकार से ट्रेन को बिजली के माध्यम से चलाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ हमको ट्रकों में भी देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में। किस प्रकार से
इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर काफ़ी मात्रा में कहना चाहिए जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर देंगे। इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम पीरियड में रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट के मामले में, इस चीज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बहुत सारे देश हैं जो कि इस मेथड को अपनाए हुए हैं। भारत भी आने वाले टाइम पीरियड में इस प्रकार से ट्रकों को चलाएगा। मतलब पेट्रोल डीजल किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेन ही समझ लो इसको। दिल्ली जयपुर गलियारे मतलब दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर पहला पायलट प्रोजेक्ट इस सेक्टर में उत्सर्जन एमिशन कम करने की दिशा में एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। कहाँ पर चालू किया जा रहा है इस स्कीम को? दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर। अब हम बात कर लेते हैं मैरीटाइम एंड इनलैंड सेक्टर की। कैसे करके हम हमारा जो समुद्री परिवहन है उसको और भी ज़्यादा एक नंबर बना सकते हैं कि कम से भी कम एमिशन हमारा हो। कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज में डीकार्बनाइजेशन की बहुत संभावनाएं हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 2050 तक ग्लोबल शिपिंग एमिशन को 50% तक हम घटा देंगे 2008 के लेवल से। ये सेक्टर अभी अमोनिया, हाइड्रोजन, एलएनजी, बायोफ्यूल, मेथनॉल, इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्लीनर फ्यूल को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से हमें जहाज़ को चला सकते हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन, एलएनजी, बायोफ्यूल, मेथनॉल, इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार के क्लीन फ्यूल। भारत एलएनजी संचालित जहाज़ों, सोलर बोट, इलेक्ट्रिक बायोफ्यूल बार्जेस, इनके जरिए तेजी से ग्रीन इकोनॉमी में परिवर्तन करते जा रहा है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेशन की। एयर ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करना सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि ये रिफाइंड फ्यूल पर भारी मात्रा में निर्भर करता है। हालांकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और अन्य ट्रांसपोर्ट मोड्स की एफिशिएंसी में सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वेयर हाउसिंग भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है क्योंकि ये भारी मात्रा में ऊर्जा खपत कर रहा है। सोलर, वाइंड और जियोथर्मल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अपनाने से वेयर हाउसिंग का कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी हम घटा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र का डीकार्बनाइजेशन केवल एमिशन को कम करने का विषय नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्पिटिटिव, रेजिलेंट, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री बनाने का एक प्रयास है। भारत इस सेक्टर में परिवर्तन के कगार पर है, ब्रिंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, और यही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की पिलर माना जाता है। अगर भारत रेल के माध्यम से माल की ढुलाई ज़्यादा करेगा, सड़क में इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देगा, मैरीटाइम फ्यूल्स को साफ करता है और वेयर हाउस को एनर्जी एफिशिएंट बनाता है, तो हम एक ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाएंगे जो कम प्रदूषण फैलाएगा, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अभी समय आ गया है काम करने का, सही पॉलिसी और पैसा खर्चा करने के साथ भारत दुनिया को एक ग्रीन एंड क्लीन लॉजिस्टिक मॉडल प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद आपको इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, इन पर विचार करना है और इनका आंसर राइटिंग आपको करना है, ठीक है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201, इसके अलावा आर्टिकल 142, ये 3 अनुच्छेद के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना राज्यपाल की सहमति के, बिना राष्ट्रपति के सहमति के विधेयक पारित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑर्डर पारित कर सकती है। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति ये सोच लें कि हम पूरे देश के हेड हैं, हमारे
हमारे ऊपर किसी की ताकत ही नहीं है, हम किसी के दबाव में आ ही नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल और राष्ट्रपति भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ इस डिसीजन से हमको पता चल गई है। अब ऐसा इसलिए करना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन क्यों तय कर दी है कि 1 से 3 महीने के अंडर में आपको कोई भी डिसीजन देना है यदि आपके पास विधेयक आ रहा है तो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग ऐसा काम करते हैं ना, जो चीज़ बीजेपी को पसंद नहीं है उस प्रकार की बिल को या तो ये जेब में लेकर के घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे चुपचाप। इसके बाद पता चला 5 साल निकल गए लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाए। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो राज्य नियुक्त करे, वो चाहती है कि वो राज्यपाल नियुक्त करे। इसी पर आधारित बिल तमिलनाडु ने जब पारित किया तो वहाँ के गवर्नर ने उसको पास ही नहीं किया, जेब में रख के बैठे हैं चुपचाप। अब वापस भेज दिए आपने ना, किसको? राज्य को। अब राज्य ने बोला चलो ये चीज़ ऐसे ऐसे करना, और फिर से उसने बोला कि लो अब आप सहमति दो, सील साइन लगाओ, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करना है। अब इधर राज्य सरकार का दिमाग खराब हुआ, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब राज्यपाल के कान खड़े हो गए, अरे यार मैं क्या करूं क्या करूं, एक काम करता हूं, तुरंत इसको राष्ट्रपति के पास भेज देता हूं। 10 ठो बिल में से 2-3 ठो को पास किया राष्ट्रपति ने, बाकी को सबको फेल कर दिया। ये क्या चीज़ है? मतलब राष्ट्रपति मतलब सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वही राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इतने साल तक आप सो रहे थे क्या, पूरा 5 साल निकलने वाला है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो आपने बिल को कहाँ भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिए। ये सब चलने वाला नहीं है। 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास। यदि पहली बार में आपने वापस भेज दिए विधानसभा को, ठीक है, बोले कि ये थोड़ा संशोधन करो, अब उसने संशोधन किया नहीं किया, जो भी जैसा भी जाने दो, फिर से भेजा आपके पास, तो दूसरी बार आप मजबूर हैं, आपको अपनी सहमति देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का डिसीजन हमको देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व इस बात में है कि ये संविधान में उन चेंजेस की ज़रूरत को बता रहा है जो बिल्स पर एसेंट से संबंधित है। इसी के ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। 8 अप्रैल 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड ANR इस मामले में लैंडमार्क डिसीजन दिया है, जिसने राज्यपाल द्वारा विधेयक को एसेंट देने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस मामले के बैकग्राउंड में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। इसने 10 विधेयक को कई साल तक बिना किसी डिसीजन के अपने पास जेब में चुपचाप बैठ के रखे रहे। जब असेंबली ने इन विधेयकों को फिर से पारित करके उन्हें भेजा तो राज्यपाल ने संविधान के आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके सहमति नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने ये कदम तब उठाया था जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब यहाँ पर जो डिसीजन हो रहा था उस डिसीजन में शामिल थे न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, इसके अलावा जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इस कार्यवाही को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और इसको क्या बोल दिया, ये असंवैधानिक है, खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रेसिडेंट द्वारा उन विधेयकों पर की गई विथहोल्डिंग ऑफ असेंट, मतलब राष्ट्रपति ने भी उनको क्या कर दिया था, रोक दिया था, सहमति नहीं दी थी, इसको भी अमान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए कोर्ट ने घोषित करा कि राष्ट्रपति द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए विधेयक को भी ये मान लिया जाएगा कि उनको स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि आप दोनों लोगों ने बहुत मनमानी कर दी है। संभवतः ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा रोके गए विधेयकों को न्यायालय ने स्वीकृत घोषित किया है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, असाधारण उपचार जिसको बोला जाता है, जो एक असाधारण स्थिति में किया गया है, जिसे एक राज्यपाल की गलत नीयत ने ऐसा करने पर मजबूर किया है।
असल में केवल तमिलनाडु ही नहीं जहां राज्यपाल ने विधेयकों को रोक करके रखा है ना, ऐसा केरला, तेलंगाना और पंजाब में भी हुआ है। केरल सरकार भी अब इस मुद्दे पर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही है, जिसकी सुनवाई अभी होने वाली है। आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास आया है तो राज्यपाल क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है और स्वीकृति को विथहोल्ड कर लेता है तो आर्टिकल बोलता है कि वो ये घोषित कर सकते हैं कि वो सहमति नहीं दे रहे हैं। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल 200 में लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि एक बार जब राज्यपाल सहमति नहीं दे रहा है तो विधेयक स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल की भाषा यही बोलती है, लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। कैसे करके? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर 2023 का फैसला आया था। क्लियर बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, राज्यपाल ने यदि किसी विधेयक को रोक भी दिया है तो इससे विधेयक समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि उसे रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा भेजना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहेगा। जब विधायक को आपने फिर से रिकंसिडरेशन के लिए बोला है कि भाई इसमें कुछ सुधार करो, तो विधानसभा उसको फिर से पारित करके राज्यपाल को भेजेगी, या तो जैसे कि वैसे ही भेज देगी या फिर कुछ अमेंडमेंट के साथ भेज सकती है। दोनों ही स्थिति में राज्यपाल को उसे असेंट देनी ही पड़ेगी, वो इसे फिर से एक्सेप्ट मतलब करना ही पड़ेगा उसको। कोर्ट ने इस प्रकार से बोला था। इस व्याख्या को तमिलनाडु मामले में दोहराया गया है। कोर्ट ने फिर से क्लियर कर दिया है कि बिल पर सहमति रोकी जा रही है तो वो अंतिम नहीं होती है, बल्कि राज्यपाल को उसे विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ता है, और जब विधेयक फिर से भेजा जाता है तो अब उसको सहमति देना ही है, ये मजबूरी है उसकी। लेकिन लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? जबकि स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है और केंद्र का आदमी आ गया है राज्यपाल। अब वो ये सोचते रहता है कि बीजेपी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, केवल वो बिल ही पारित होएं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के मामले में हुआ था। ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई है तमिलनाडु की, नहीं तो ये विधेयक बिल्कुल भी पारित नहीं होने वाले थे, घुटने टेकने ही पड़ जाते यदि सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं आता तो। कोर्ट ने इस फैसले में 3 बात क्लियर कर दी थी। पहले नंबर की बात, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कम से भी कम न्यूनतम 1 महीना और अधिकतम 3 महीना, जो करना है आप कर लो। यदि इस टाइम पीरियड में आपने डिसीजन नहीं दिया तो आप ये समझ लेना कि वो विधेयक पारित हो चुका है, तो राज्य जाएगा कोर्ट। ये टाइम पीरियड इसलिए निर्धारित करी गई है क्योंकि राज्यपाल ने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी थी। फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आर्टिकल 200 में टाइम पीरियड क्या निर्धारित किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पर क्लियर कर दिया है कि जब किसी पावर के प्रयोग की टाइम सीमा संविधान में नहीं दी गई है तो उसे रीजनेबल टाइम पीरियड में किया जाना चाहिए। राज्यपाल जानबूझ के यदि गलती कर रहा है, देरी कर रहा है, तो ये फेडरल पॉलिटिक्स के लिए खतरा है ना। दूसरे नंबर की बात ये हो जाती है कि राज्यपाल ने क्या काम किया, विधेयक पर सहमति नहीं दी, या फिर राष्ट्रपति को विधेयक रिजर्व करने के लिए केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही ले सकते हैं। मतलब राज्यपाल विथहोल्ड एसेंट या राष्ट्रपति को विधेयक रिजर्व करने का निर्णय कब होगा? जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में बातचीत करेगा। यदि राज्यपाल सहमति नहीं दे रहा है तो उन्हें विधेयक पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेजना होगा, और जब एक विधेयक फिर से पारित हो जाता है तो उसको तो फिर पास करना ही पड़ेगा। हालांकि इस मुद्दे पर व्यवहारिक दिक्कतें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि सरकार को बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल को सलाह देने का क्या औचित्य है? वो संशोधन सुझाएगा और फिर वही विधेयक विधानसभा में लौटाया जाएगा। यहाँ पर न्यायालय की व्याख्या में एक रूपता नहीं दिखती है। अलग अलग पीठों ने इस पर अलग अलग राय दी है। तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि देखिए, न्यायालय ने ये थ्योरी ला दी है कि संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि जुडिशियल रिव्यू से ऊपर है। इस आधार पर न्यायालय ने बोला है कि आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जा सकती है।
केरल के राज्यपाल इससे खुश नहीं है। इस फैसले को जुडिशियल ओवररीच मतलब सरकार में दखलंदाजी बोला जा रहा है, और जगदीप धनखड़ भी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल की गलती नहीं दिखाई देती है, उनको दिखाई देती है कोर्ट की गलती बस हो गया, क्योंकि वो राज्यपाल के पोस्ट पर तो रहे हैं लेकिन राज्यपाल से कहीं ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिक्स खेला है जब वो गवर्नर रहे थे। इसी का इनाम उनको केंद्र सरकार में मिल भी गया है। हालांकि ये सही है कि संविधान संशोधन संसद ही कर सकती है, लेकिन न्यायालय का कर्तव्य है ना कि भाई संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करेगा, वो इंटरप्रिटेशन करेगा। कुछ वकील तो ये भी बोल रहे हैं कि न्यायमूर्ति पारदीवाला की पीठ द्वारा तय किए गए मुद्दे को केवल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ही सुना जाना चाहिए था। आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत ये चीज़ होती। हालांकि अगर इन बिंदुओं की बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे ना, तो इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ ला बोला जा सके। असल में न्यायालय ने सिर्फ आर्टिकल 200 और 201 की इनहेरेंट मीनिंग मतलब आंतरिक व्याख्या को उजागर कर दिया है, और उनके उद्देश्यों की रक्षा के लिए उनके टाइम पीरियड को क्लियर किया है। मतलब कोर्ट ने उस संवैधानिक व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है जिसे गवर्नर और प्रेसिडेंट द्वारा की गई मनमानी और निष्क्रियता ने ख़त्म कर दिया था, संकट में डाल दिया था। दशकों पहले भारत में एक राष्ट्रपति द्वारा पोस्टल बिल पर वर्षों तक बैठे रहने की दुर्घटना सामने आई थी, जहां केंद्र कुछ नहीं कर पाया था। ये एग्जाम्पल बताता है कि विधेयकों पर एसेंट से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव जरूरी है, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट पारित करे या फिर राज्य की विधानसभा इसे पारित करे। इस मामले से हमें यही सीख मिलती है और इसमें इस फैसले का महत्व निहित है।